बूढ़ी सास एक बोझ। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सास को सुबह से शाम तक भूखा रखने वाली बहू। जब अचानक से पहुंची अपनी मायके तो अपनी माँ को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुनो अभिषेक, इस बार रक्षाबंधन पे मैं अपने घर पूरे 2 दिन पहले जाऊंगी, और हाँ, अपनी माँ के खाने पीने का जैसा भी ठीक लगे वैसे देख लेना। लेकिन तुम मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं उनकी रोटी बनाने के चक्कर में फिर से इस दिन अपने घर से वापस आ जाऊंगी। इस बार मैं पूरे 2 से 3 दिन रह कर आऊँगी। ड्रेसिंग टेबल में देख कर कंधे पे अपना पल्लू जमाते हुए दिव्या ने कहा, लेकिन अगर तुम 2 दिन पहले जाओगी और 1 दिन बाद आओगी तो माँ के सारे काम कौन देखेगा? और तुम तो जानती हो ना दिव्या कि जब से माँ के शरीर में पैरालाइज की शिकायत आई है तब से वो सही से चल भी नहीं पाती है, और तुम उन्हें घर पे अकेला छोड़कर जाने की बात कर रही हो। अगर हम सब उन्हें यहाँ इस हाल में छोड़कर चले गए तो उनका ध्यान कौन रखेगा? उनके खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा? समय समय पर माँ को दवाइयाँ भी तो देनी होती हैं। ऐसे में अगर कोई परेशानी हो गई तो, और फिर इस बार मुझे भी शहर से बाहर जाना है, 3 दिनों की मीटिंग है। कैसे भी कर इस बार मैनेज कर लो ना यार। नेक्स्ट टाइम से मैं पक्का मैनेज कर लूँगा, चाहे जैसे भी हो। तुम चले जाना, बट नेक्स्ट टाइम इस बार के लिए प्लीज़ थोड़ा समझो। मुझे अपना काम भी तो देखना है, और फिर अगर काम पे ध्यान नहीं दूंगा, यह सब जो तुम सपना देखती रहती हो वो सब कैसे पूरा होंगे? तुम्हारे लिए ही तो दिन रात में इतनी मेहनत करता हूँ ताकि पैसे बचा सकूँ, और फिर कभी ना कभी तो यह बचा हुआ पैसा हमारे ही काम आएगा। इसलिए जितना भी हो सके उतना पैसा कमाने की कोशिश करता हूँ। अब यार, मैं एक साथ 2 जगह तो नहीं देख सकता ना। अब मैं घर के बाहर पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ तो घर के अंदर के कामों को, घर की जिम्मेदारियाँ देखना तो तुम्हारा काम है ना। और फिर माँ की ऐसी हालत में उनका ख्याल रखना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और देखो दिव्या, ऐसा तो है नहीं कि मैं हर चीज़ का बोझ तुम पर डालता हूँ। मैं खुद से जितना पॉसिबल होता है उतना तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं मिस नहीं कर सकता। और इसलिए तुमसे इतना कह रहा हूँ कि बस इस बार मैनेज कर लो। भैया को राखी कुरियर करके भिजवा देना, या फिर रक्षाबंधन वाले दिन ही चले जाना। मैं पड़ोस वाली कमला आंटी को फ़ोन करके बोल दूंगा कि वो कम से कम 1 दिन तो माँ का ख्याल रख ही सकती है। और हाँ, सुबह जाना तो प्लीज़ शाम तक वापस आ जाना, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे उनके यहाँ भी तो गेस्ट आए होंगे ना। ऐसे में वो अपने घर के काम देखेंगे या फिर माँ को देखेंगे? इस पर दिव्या भड़क गई और बोले, नहीं जाना मुझे कहीं भी। तुम्हें जाना है तो जाओ। मैं तो वैसे भी इस घर में तुम्हारी फ्री की नौकरानी हूँ, जिसे 1 दिन की भी फुर्सत नहीं है, या यूँ कहो कि 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिल सकती। जब देखो तब काम काम, समझ नहीं आता कि कब तक यह सेवा पानी करना पड़ेगा। और ठीक हो जाए, वरना तो मर इससे पहले कि वह कुछ और कहती। अभिषेक तेज आवाज में बोला, अपना मुंह बंद रखो। तुमसे कोई पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं कहा रहा हूँ। और जहाँ तक बात रही काम की, तो मुझे सच में समझ नहीं आता कि आखिर तुम इकलौती ऐसी इंसान हो क्या जो घर में खाना बनाने का काम करते हो? घर में तुम्हारे और माँ के अलावा आखिर है ही कौन? और तीसरा मैं हूँ। 3 लोगों का खाना पीना बनाना बहुत बड़ी बात है क्या, जिसे तुम बोझ समझती हो? अगर उसे अपनी जिम्मेदारी समझो तो तुम्हारी और हम सब की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और जहाँ तक बात रही माँ की सेवा की, तो प्लीज़, सेवा जैसा शब्द तुम्हारी मुँह से अच्छा नहीं लगता। तुम सेवा का मतलब ही जानती हो क्या? तुम दो मेरी माँ को समय से दवाइयाँ और खाना दे दो, वही बहुत बड़ी बात है। तुम तो वो भी नहीं दे पाती हो कि 2 दिन पहले ही मुझे अपने मायके जाना है। लेकिन हाँ, इस बार कान खोलकर मेरी बात सुन लो।
अगर तुम माँ को यहाँ छोड़कर अपने घर चली गई, वो भी 3 दिन पहले ही, तो फिर तुम अपने मायके में ही रहना, वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मानता हूँ कि यह साल भर का त्यौहार है जो कि भाई बहन के प्यार की निशानी होता है, पर जब इंसान के साथ मजबूरी हो तो उसे भी तो समझना चाहिए। अब मुझे ही ले लो, 15 दीदी को पता है कि मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ और रक्षाबंधन वाले दिन भी शहर में नहीं होऊंगा, तो उन्होंने मुझे पहले से ही होटल का एड्रेस पूछ लिया था और वो मुझे अपनी राखी कुरियर के थ्रू भिजवा रहे हैं। इस बात का न ही तो उन्होंने कोई इशू बनाया और न ही मैंने, तो बेहतर है कि तुम भी इस जरा सी बातों पे कोई तमाशा क्रिएट ना करो। और तुमसे जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन त्यौहार है उसी दिन चली जाना, या फिर तुम्हारे भैया भी तो यहाँ राखी बंधवाने आ सकते हैं। खैर तुम्हें जैसा भी ठीक लगे वैसे कर लेना, या तो दिन के दिन चले जाना या फिर अपने भैया को बुला लेना। मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभिषेक ऑफिस के लिए निकल गया। अभिषेक को ऑफिस से सीधा दूसरे शहर के लिए निकलना था। इधर अभिषेक अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसे ऑफिस के बाद शाम को ही दूसरे शहर के लिए निकलना था। जाने में उसे काफ़ी समय लगता, इसलिए वो समय से ही अपने ऑफिस से निकल गया। इधर दिव्या गुस्से की मारे आज आग बबूला हो जा रही थी। उसकी आंखें इतनी लाल हो रही थी मानो किसी को जला देगी। वो अपनी सास को घूरती हुई बोली, मेरा जीना हराम कर रखा है इस बुढ़िया ने। इसकी वजह से ना कहीं जा पाती हूँ ना आ पाती हूँ। पता नहीं कब तक मेरी छाती में मूंग तलती रहेगी। भगवान जाने कब मरेगी वो बुढ़िया। अपनी सास को मन ही मन लाखों बददुआएं देती हुई दिव्या अपने कमरे में जाकर सो गई। और सुबह से लेकर शाम भी बीत चुकी थी, लेकिन उसने अपने गुस्से के कारण अपनी सास को ना ही दो दवाइयाँ दी और न ही खाने को पूछा। वो अपने कमरे में बैठी अपनी बहनों से बात कर रही थी और बेचारी अनुराधा जी बाहर खाट से परी परी आवाज़ लगा रही थी। जब उन्हें चिल्लाते चिल्लाते काफ़ी देर हो गई तो पड़ोस का एक लड़का कुंदन, जो कि दरवाजे के सामने से निकल रहा था, वो घर के अंदर आया। अनुराधा जी बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है और आज शायद मुझे दवाइयाँ देना भी भूल गई है, तो मेरी तबीयत भी बहुत बिगड़ रही है। उसे कहा दो कि वो मुझे खाना और दवाइयाँ दे। वो लड़का जाकर दिव्या का दरवाज़ा खटखटाना लगा। दिव्या ने आवाज़ दी, क्या हुआ, कौन है? वो लड़का बोला, भाभी जी, आपकी सासू माँ को बहुत भूख लगी है और आपने उन्हें दवाइयाँ भी नहीं दी, तो उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। आप उनके लिए खाना बना दीजिए और दवाइयाँ दे दीजिए। वो कब से आपको आवाज़ लगा रही है, पर आप शायद कुछ काम कर रही है, इसलिए आप जाइए भैया, मैं दे दूँगी दवाइयाँ। दिव्या सामने कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके साथ ही अपनी सास को बातें सुनाने लगे। एक दिन भूखी रह जाएगी तो मर नहीं जाएगी, महारानी की तरह परे परे बस हुक्म चलाती रहती है। पता ना कि मेरा बेटा भी मुझे तो कुछ कहेगा नहीं, अगर मर भी गई तो उसका इल्ज़ाम मुझ पे ही लगा देगा। वो बरबराती हुई किचन में गई और खाना बनाने लगी। फिर खाना बनाती ही बोली, अपने घर तो मैं जाकर ही रहूँगी, वो भी 2 दिन पहले। बहुत भूख लगी है इस वक्त। बेचारी अनुराधा जी खुद की लाचारी थी, वो क्या ही करती और किससे कहती। जब उनका बेटा उनके पास होता तभी वो उससे कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके घर बेटी और बहू में किसी भी तरह का तनाव पैदा हो, इसलिए बेचारी चुपचाप सबको सह रही थी। अगली सुबह दिव्या ने ढेर सारी रोटियां सेकी और बहुत सारी सब्जी बना दी और फिर वो खाने को अपनी सास के पास रखते हुए बोली, यह तेरा खाना है और मैं केवल 2 दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ, तब तक दवाइयाँ भी यहीं तेरे पास मेज़ पे रख कर जा रही हूँ। जग में पानी भी भर के रख दिया, अपनी दवाइयाँ खा लेना और यह खाना भी खा लेना, कहीं भूखी ही न मर जाए। दिव्या तैयार हुई और अपने मायके के लिए निकल गई।
इधर बेचारी अनुराधा जी अपनी लाचारी और दयनीय स्थिति को देखकर बस रोए जा रही थी। उन्हें खुद भी इतना तरस आ रहा था कि वो उठकर पानी तक नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो किसी के सहारे से ही चल फिर पाती थी। जो व्यक्ति दूसरे लोगों के लिए 50 काम करने वाला हो, जब उस व्यक्ति को अपने काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ता है, तो उस वक्त वो व्यक्ति कैसा महसूस करता है। बिल्कुल ऐसा जैसे कि आपके सामने खाना रखा है लेकिन आप उसे खा नहीं सकते क्योंकि आपके हाथ ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा जैसा उस व्यक्ति को महसूस होता है। किस्मत ने उसके दोनों पैर छीन लिए। बेचारी अपनी लाचारी पे रोने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। उधर दिव्या खुशी खुशी अपने भैया भाभी को सरप्राइज देने के लिए अपने मायके पहुंची। वो जब अपने घर पहुंची तो देखा कि उसकी भाभी उसकी माँ को गालियाँ देती हुई डंडे से लगातार पीटे जा रही थी। उसका भाई फ़ोन चलाता हुआ अपनी माँ से कह रहा था, माँ तुम्हें भी रोज़ रोज़ पीटने की आदत हो गई है। तुम्हें इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आई कि इसे अपने कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे चाहिए। एक तो तुमने इसके कपड़े गंदे धुले, ऊपर से ज़बान लड़ा रही हो। अब झेलो इसे, मैं तो नहीं संभाल सकता। जब दिव्या ने अपनी भाभी को अपनी माँ के साथ ऐसा करते देखा तो वो गुस्से से आज आग बबूला हो गई और फिर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरी माँ को इस तरह पीटो। इस तरह से पीटने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी माँ को हाथ लगाने के। और तुम भैया, अरे काहे का भैया, तेरे जैसा नालायक इंसान जब अपनी माँ का सगा ना हुआ तो मेरा क्या सगा होगा। शर्म नहीं आई तुझे अपनी माँ के कारण, पत्नी के कारण अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए। तेरे सामने बैठकर तेरी बीवी तेरी माँ को डंडे से पीट रही है और तू अपनी बीवी की तरफदारी कर रहा है। अरे कैसा इंसान है तू इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। तेरे जैसा कमीना बेटा होने से अच्छा है कि किसी का बेटा ही ना हो। और तू चुड़ैल कहीं के, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए। एक काम इतनी तो शर्म कर लेती कि तू भी एक औरत है। कल को जब तेरे बच्चे तेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तब तुझे पता चलेगा कि कैसा लगता है। जब अपनी ही औलाद आप पर होते हुए अत्याचार को चुपचाप सहते रहे और कुछ न बोले, एक औरत होकर भी दूसरी औरत के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए तुझे शर्म नहीं आई। अरे कम से कम मेरी माँ की उम्र की ही लिहाज कर लेती। दिव्या गुस्से में अपनी माँ का हाथ पकड़ वहाँ से निकल गई और अपनी माँ को अपने साथ लेकर अपने घर पहुँची। जब उसकी सास खाट पर लेटी हुई थी, उनकी चारपाई बहुत धूप आ रही थी। दिव्या ने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि बरामदे में खाट डाली तो दोपहर को यहाँ धूप आ जाएगी। वैसे भी मौसम अभी इतना भी ठंडा नहीं हुआ था, रात को भी पंखे की ज़रूरत महसूस हो जाती थी। ऐसे में भला कोई इंसान पूरे दोपहर धूप में कैसे रह सकता है। दिव्या घर आते ही देखती है कि पानी नीचे बिखरा हुआ है और पानी के साथ साथ सब्जी भी नीचे गिरी हुई है। खाना और पानी नीचे गिरा हुआ देखकर दिव्या अपनी सास पे बरस पलट बोली, इस बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मर क्यों नहीं जाती तो, पता नहीं क्यों इस धरती पे बोझ बंधी हो। कम से कम धरती पर बोझ कम हो। बेचारी अनुराधा जी अपनी बहू की बातें सुनकर आंसू बहाए जा रही थी। दिव्या गुस्से में बिल्कुल भूल गई थी कि वह अपनी माँ को भी अपने साथ लाए हैं, क्योंकि उसके पीछे पीछे ही घर के अंदर दाखिल हुई। दिव्या इतने गुस्से में थी कि वो अपनी सास पर हाथ उठाने लगी। इतने में उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, जब तक तू बेटी थी तब तक तो तुझ में बहुत संस्कार थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रही थी अपनी भाभी से कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, और अब एक पल में सब भूल गए। बहू बनते ही तेरी अकल कहाँ चली गई, तेरे सारे संस्कार कहाँ चले गए। लेकिन मैं तेरे घर में नहीं रह सकती। तू भी तो वही कर रही है जो तेरी भाभी मेरे साथ कर रही है, या यूँ कहो कि तू तो उससे भी बुरा बर्ताव कर रही है। अपनी सास के साथ जो बेचारी चल फिर नहीं सकती,
तो उसके लिए कई दिन का खाना बनाकर चली गई। यह नहीं कि फिक्र कि यह अपनी दवाई गोली कैसे लेगी, कैसे वो खाना खाएंगे। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि वह बेचारी दोपहर में पूरे दोपहर यहाँ पड़ी रहेगी। इतनी गर्मी में तो उनकी तबीयत का क्या होगा। कम से कम मुझे घर के काम ही तो करने पड़ते हैं। और तुझे देखकर तो लग रहा है कि कल को मुझसे कोई गलती हो गई तो तुम मुझे भी नहीं छोड़ोगी। भगवान ने मुझे इतनी निकम्मा निकारा और नालायक ऐसे अच्छा है मैं बाजिन होती, मेरी कोई औलाद न होती। काश मेरा होता तो कम से कम मुझे यही दुख होता कि मेरी कोई औलाद नहीं। पर आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काश तुम दोनों पैदा होते ही मर गए होते। जैसा कमीना बेटा वैसे ही निठल्ली और नकारा बेटी है। इतना कहकर वे बाहर की ओर जाने लगी। तभी दिव्या ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु वो नहीं रुकी। दिव्या ने माफ़ी मांगने पर दिव्या की माँ ने कहा, अगर तुझे माफ़ी मांगनी ही है तो तुझे अपनी सास से मांग, जिनका तूने इतना दिल दुखाया। हमेशा ही शिकायत रहती है कि तेरी सास तुझे बेटी नहीं मानती, पर तू मुझे बता, क्या तू अपनी सास को अपनी माँ मानती है? एक तरफ अपनी माँ के लिए इतना प्यार और इतनी चिंता और दूसरी तरफ अपनी सास के लिए इतनी नफरत, आखिर क्यों शादी के बाद भी तुम अपनी सास को अपनी माँ नहीं समझ पाई? मैं मानती हूँ शायद सारी गलती उनकी ही रही होगी, पर आज जब यह इतनी लाचार और मजबूर है, तब भी जैसा व्यवहार तुम इनके साथ कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलती रही होगी। दिव्या अपनी माँ के पैरों में गिर गई। प्लीज़ माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप कहीं मत जाओ, यहीं मेरे पास रहो। अपनी बेटी के घर में आपको यकीन दिलाती हूँ कि आज के बाद मैं जितना सम्मान आपका करूँगी उतना ही सास का भी, जितना प्यार और इज्जत आपको दूंगी उतना ही अपनी सास को भी दूंगी। दिव्या ने अपनी सास के पैरों में गिरकर भी माफ़ी मांगी और उसके सास ने नजरों के इशारे से इसे माफ़ कर दिया। दिव्या ने अपनी सास की खाट को अंदर कमरे में डाला और कूलर चला दिया। अब उसने घर का सारा काम निपटाया और अपनी माँ और अपनी सास के लिए ताज़ा खाना बना कर ले गई। सब लोगों ने साथ में बैठकर खाना खाया। फिर ऐसे ही 2 दिन कब बीत गए। अपनी सासू माँ को अपने हाथों से खाना खिला रही थी कि तभी अभिषेक अपनी मीटिंग से वापस लौट आया और जब उसने दिव्या को अपनी माँ की सेवा करते देखा तो वो खुशी से फूला न समाया और उसने जाकर दिव्या को गले लगा लिया और खुश होता हुआ बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू दिव्या, कि तुम मेरी वाइफ हो। अपनी सास को देखकर वो थोड़ा चौंक गई, लेकिन फिर दिव्या ने उसे सारी सच्चाई बता दी और अभिषेक ने भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह ही स्वीकार कर लिया और चारों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।